साथियों नमस्कार। मैं आशुतोष चौबे, प्रोग्रामर समग्र शिक्षा जांजगीर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है यूडाइस के अंतर्गत सभी प्रकार के शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त केंद्रीय मदरसा संस्कृत आदि विभिन्न प्रकार के प्रबंधन वाले विद्यालयों के लिए जो है आंकड़ा संकलन प्रपत्र के माध्यम से डेटा संकलित कर यूडाइस में उसकी प्रविष्टि करते आ रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि गत वर्ष जो 2019-20 है में हम लोगों ने यूडाइस की प्रविष्टि का कार्य नहीं कर पाया था। तो अब हमको जो है 2019-20 के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य जो है वो करना है। तो जैसा कि आप लोग डीसीएफ के इस प्रथम पृष्ठ में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा शैक्षणिक वर्ष दिया हुआ है वो है शिक्षा वर्ष 2019-20। तो हमको सारे आंकड़े जो हैं 2019-20 30 सितंबर की स्थिति में भरना है। यह आंकड़ा जो है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है सारे विद्यालयों से जो है वो भरवाया जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डीसीएफ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को आपके जो लॉगिन क्रीडेंशियल मिले होंगे स्कूल स्तर के, उसमें आप लोग जो है लॉगिन करने के बाद आपका जो पिछले सत्र का जो डेटा गया हुआ है यूडाइस में, उसके आधार पर एक प्री प्रिंटेड जो है वो डीसीएफ फॉर्म आपका वहाँ पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा विभिन्न ग्रुप में जो है हमने इस तरह से अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग डीसीएफ फॉर्म जो है वो भेजे हुए हैं, उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कक्षा 1 से 12 तक का जो है स्तर वाले विद्यालय के लिए आंकड़ा संकलन प्रपत्र लिया हुआ है, ताकि सभी प्रकार के स्तरों के प्रश्न इसमें जो हैं वो कवर हो जाएं। परंतु ध्यान रहे, आप लोगों को अपने ही स्तर का डीसीएफ जो है वो डाउनलोड करना है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप अपने लॉगिन में जाइए। आपके लॉगिन में आपका विद्यालय के स्तर और प्रबंधन के हिसाब से जो है वहाँ पर प्री फिल्ड जो डीसीएफ है वो प्रपत्र उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद आप पहले हार्ड कॉपी में सारी की सारी जानकारियाँ जो हैं अद्यतन कीजिए। उसके बाद ही जो है एंट्री करने के लिए आप बैठेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग सभी जो है देख पा रहे हैं कि आंकड़ा संकलन प्रपत्र में विभिन्न प्रकार के 11 भाग दिए हुए हैं। उसमें अलग अलग तरह की सूचनाएं और उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो जो है एकत्रित की जानी हैं। तो मैं एक एक करके सभी भागों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ एक टिप्पणी के रूप में देख पा रहे हैं, इसमें एक मुख्य डीसीएफ है कक्षा 11 से 12 तक की स्कूल के लिए। प्रत्येक श्रेणी के लिए 18 प्रकार के संस्करण तैयार हैं, जो कि आपकी श्रेणी के स्कूल से संबंधित प्रश्न ही आपको दृष्टिगोचर होंगे। जो प्रश्न आपकी श्रेणी से संबंधित नहीं है वह हटा दिया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या क्रमानुक्रम में नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके प्रबंधन और श्रेणी के हिसाब से जो प्रश्न आपके विद्यालय के लिए लागू होते हैं, केवल वे ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अन्य सभी प्रश्न या तो विलोपित रहेंगे या तो हिडन फॉर्म में रहेंगे। आपको डीसीएफ का कोई भी कॉलम जो है वो रिक्त नहीं छोड़ना है। सारे कॉलम में आपको जानकारियां जो हैं वो भरनी ही हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शिक्षा वर्ष 2019-20 के लिए जो है हम जानकारी भर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ कहीं भी डीसीएफ में गत सत्र लिखा होगा या प्रीवियस ईयर लिखा होगा या लास्ट ईयर लिखा होगा, उसमें हमको 18-19 की जानकारी देनी है। और जहाँ पर वर्तमान सत्र करेंट ईयर या 2019-20 लिखा होगा, वहाँ पर हमको 2019-20 के सारे आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध कराने हैं। तो डीसीएफ में हम 2 सत्र के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। कुछ अधिकांश जगहों पे 2019-20 के लिए जो कि लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ पर गत सत्र लिखा हुआ है, जैसे परीक्षा का परिणाम हो गया, आपका इंसेंटिव वगैरह जो मिलते हैं बच्चों को, उसकी जानकारी हो गई, या एक्सपेंडिचर वगैरह की जानकारी हो गई, ये चीज़ें गत सत्र की होंगी। और प्रश्न के जो शुरू में हैं
ऊपर में जो है वो लिखा हुआ आता है कि कहाँ पर आपको जानकारी गत सत्र की देनी है। तो जहाँ कहीं भी गत सत्र लिखा हुआ है वहाँ पर 2018-19 की जानकारी हमको इकट्ठी करनी है। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, भाग 1 में स्कूल का विवरण जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले यूडाइस कोड, इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई परिवर्तन है तो इसके लिए आप जो है मुझसे जिला समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय में आप आकर के जो है संपर्क करेंगे। इसके बाद है भौगोलिक स्थिति, ये भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप। स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम जो है दिख रहा होगा, इसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। यदि विद्यालय के नाम में कोई संशोधन है तो आपको जो है उसके संबंधित दस्तावेज ले करके जो है बीआरसी कार्यालय में आप उसको जमा करेंगे और वहाँ से हमारे पास आएगी तो हम उसको संशोधन के लिए आगे भेजेंगे। इसी तरह से स्कूल का स्थान, ग्रामीण शहरी, गांव का नाम, संकुल केंद्र का नाम, पिन कोड, पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम, बसाहट का नाम, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और पता, यहाँ तक की जानकारी जो है ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है इसमें आप नहीं कर पाएंगे। यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो आप बीआरसी कार्यालय में जा कर के अपना जो है वो आवेदन दीजिए और वहाँ से जिला कार्यालय में आने के बाद उस पर जो है निराकरण कराया जाएगा। संपर्क का विवरण ये आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आपको संस्था प्रमुख का जो है मोबाइल नंबर वगैरह दिखाना है और दूसरा जो प्रतिवादी दिया हुआ है वहाँ पर आपको किसी एक अन्य जिम्मेदार व्यक्ति का या फिर डीसीएफ भरने या तैयार करने वाले किसी एक शिक्षक का आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। इसी प्रकार से स्कूल की ईमेल आईडी और यदि वेबसाइट आपके विद्यालय का बना हुआ है तो वेबसाइट। स्कूल की श्रेणी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी श्रेणियाँ दी हुई हैं और ये श्रेणी जो है आपके लिए अपरिवर्तनीय रहेगा। इसमें आप किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। परंतु कुछ ऐसे स्कूल होंगे, शासकीय विद्यालय, हाई स्कूल, जो कि हायर सेकेंडरी कैटेगरी में परिवर्तन हो चुके होंगे और यदि आपको यूडाइस में नहीं दिखा रहा है तो आप जो है बीआरसी कार्यालय में उसकी सूचना दीजिए। ख़ास तौर पे दिक्कत जो है वो प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में आती है, जहाँ पर विद्यालय प्राइमरी से अपर प्राइमरी या अपर प्राइमरी से हाई या हाई से हायर सेकेंडरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्तर के लिए जो आपका मान्यता है 5वीं और 8वीं तक के स्तर के लिए आपको जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त मान्यता का जो प्रमाण पत्र है वो, और 10वीं और 12वीं में यदि चेंज कराना है तो आपको जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड से आप संबद्धता रखते हैं उस बोर्ड का जो मान्यता का कॉपी है वो आपको इसमें अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है विद्यालय में संचालित सबसे छोटी एवं बड़ी कक्षा की जानकारी देनी है। तो जैसे कि कोई स्कूल जो है वो प्राथमिक स्तर का है और वहाँ पर कक्षाएं 3री तक लगती हैं, तो आपकी विद्यालय की श्रेणी क्या हो जाएगी, प्राइमरी स्कूल मतलब कैटेगरी नंबर 1, और इसमें सबसे छोटी कक्षा 1 और सबसे बड़ी कक्षा, यदि मान के चलिए कि कोई स्कूल है 5वीं तक के लिए उसको मान्यता मिला हुआ है परंतु वर्तमान में कक्षा 3 तक ही संचालित हो रहा है वो, तो उस विद्यालय की सबसे बड़ी कक्षा जो है वो 3री के रूप में यहाँ पर 3 अपने को बताना है। फिर पूछ रहा है क्या पूर्व प्राथमिक भाग सेक्शन आंगनवाड़ी को छोड़कर स्कूल से संबद्ध है। यह प्रश्न का जवाब जो है वो निजी संस्थाओं के द्वारा दिया जाना है। तो इसमें यह है कि क्या आपके विद्यालय में प्री प्राइमरी सेक्शन जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह आते हैं वह संचालित है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं के रूप में जानकारी देनी है। जिन भी विद्यालयों में प्री प्राइमरी की क्लासेस हैं वे अनिवार्य रूप से यहाँ पर जानकारी हाँ भरें, क्योंकि भविष्य में आगे चल करके अभी आपको उस प्री प्राइमरी सेक्शन के जो है वो बच्चों का भी विवरण देना है। तो जब तक आप यहाँ पर उसको हाँ नहीं करेंगे आगे चल करके आप उनका बच्चों का विवरण नहीं भर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि यदि प्री प्राइमरी क्लासेस हैं आपके विद्यालय में तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से जानकारी हाँ के रूप में आनी चाहिए। विद्यालय का प्रकार बालक बालिका सहशिक्षा, इसमें भी यदि कोई परिवर्तन कराना हो तो आप बीआरसी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। स्कूल का प्रबंधन ये अपरिवर्तनीय रहेगा। यदि किसी को अपने स्कूल के प्रबंधन में कोई संशय है तो इसके लिए भी आप जो है सूचना बीआरसी कार्यालय में दे सकते हैं। फिर कक्षा में अनुभाग सेक्शन की संख्या, तो यहाँ पर हमको जो है प्रत्येक कक्षाओं के लिए संचालित सेक्शन की संख्या बतानी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए 2-2 सेक्शन हैं तो सारे में आप 2-2 करके यहाँ पर डिजिट में जानकारी देंगे। और यदि कोई भी सेक्शन नहीं है, केवल एक कक्षा में जो है एक कक्षा संचालित हो रही है, तो उसको सिंगल सेक्शन मानते हुए प्रत्येक कॉलम में आप एक जो है यहाँ पर लिखेंगे, या जो कुछ भी लागू हो उसके हिसाब से आपको जानकारी देनी है। विद्यालय की स्थापना का वर्ष ये आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई संशोधन है तो विद्यालय की स्थापना संबंधी दस्तावेज के साथ आप बीआरसीजी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष ये केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूलों के द्वारा भरा जाना है। इसमें आपको विभिन्न स्तर के लिए प्राइमरी, मिडिल, हायर के लिए अलग अलग बताना है कि उसको मान्यता मिलने का वर्ष क्या रहा है। उसके पश्चात स्कूल के उन्नयन का वर्ष, यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन ईयर बताना है कि प्राथमिक से वह विद्यालय उच्च प्राथमिक कब बना, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में कब अपग्रेड हुआ, और जो है माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक मतलब हाई से हायर सेकेंडरी विद्यालय के रूप में वो कब जो है उन्नयित हुआ। तो आपको इस तरह से अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग उन्नयन का वर्ष यहाँ पर बताना है। 23वां बिंदु बोलता है क्या यह CWSN संबंधी एक विशेष विद्यालय है। तो हमारे ज़िले में जांजगीर में 2 ऐसे विद्यालय हैं, एक पामगढ़ में और एक शक्ति विकास खंड में, जो कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है अनुदान प्राप्त है और एक CWSN विद्यालय के रूप में संचालित है। अन्य सारे विद्यालय जो है यहाँ पर नहीं करके जानकारी देंगे। क्या यह पाली में संचालित होने वाला स्कूल है। तो यहाँ पर आपको यदि विद्यालय शिफ्ट में लगता है, 2 पालियों में लगता है, तो हाँ अथवा नहीं करके जानकारी देनी है। क्या यह विद्यालय आवासीय है। तो यदि कोई विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में संचालित है तो यहाँ पर हमको हाँ के रूप में जानकारी देना है। और जैसे ही आप हाँ कहेंगे तो आपको उसके आवासीय स्कूल होने का प्रकार, जिसमें आश्रमशाला शासकीय, गैर आश्रमशाला शासकीय, प्राइवेट, अदर, KGBB मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में आपको विकल्प मिलता है। उसी के ख बिंदु में है क्या बोर्डिंग आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं। तो अब आपको ये बताना है कि वो जो आवासीय सुविधा है वो उस विद्यालय के किस किस स्तर के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले पूछा हुआ है प्राथमिक, तो जैसे ही आप प्राथमिक के लिए बताएंगे हाँ, तो नीचे आपको जो है बालक और बालिकाओं की संख्या देनी होगी। इसी तरह से मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी के लिए भी आपको जानकारी उपलब्ध करानी है। 26 बिंदु पूछता है क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है। तो यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और यदि है तो आपको बताना है कि वो कौन से माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा जो है संचालित है। इसमें भी बहुत सारे विकल्प हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, दूसरे प्रकार के अन्य जो माइनॉरिटी हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देनी है। उसके बाद 1.27 बोलता है क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तो यदि मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में अगर पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर हाँ अथवा नहीं करके जानकारी देनी है। 1.28 यह पूछता है स्कूल में पढ़ाने का माध्यम। तो यहाँ पर आपको माध्यम के रूप में अधिकतम 4 माध्यम भरने के लिए जो है विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें आप जो है यहाँ पर अलग अलग माध्यम की जानकारी दे सकते हैं। ख़ास तौर पे यह जानकारी जो है शासकीय विद्यालयों के लिए तो एक ही माध्यम है हमारे यहाँ, जिसमें आप अंग्रेजी अथवा हिंदी के रूप में जानकारी दे सकते हैं। परंतु निजी संस्थाएं जहां पर एक से अधिक माध्यम, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत या हिंदी उर्दू के रूप में जो है पढ़ाइयाँ होती हैं, वहां पर आप 2 अलग अलग माध्यम यहाँ पर दिखाएंगे। यह माध्यम का कॉलम इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल कर के जब आप इनरोलमेंट संबंधी जानकारी प्रविष्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको माध्यम के रूप में अलग अलग माध्यम के लिए कितने कितने बच्चे आपके यहाँ दर्ज हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जानकारी बहुत सावधानी के साथ आप भरें, जितने भी माध्यम हैं उतने माध्यम का यहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। एक बात और ज़रूरी है जो आपको बताना उपयुक्त है, हमारे यहाँ निजी विद्यालय जो कि एक ही कैंपस में 2 अलग अलग माध्यम चलाते हैं, ऐसे विद्यालयों का यदि प्रबंधन एक है तो उन्हें पृथक पृथक UDICE कोड नहीं दिया जाता है। इसलिए ऐसे सभी विद्यालय जो कि एक ही कैंपस में एक ही प्रबंधन के साथ 2 अलग अलग माध्यम के लिए मान्यता लिए हुए हैं, उनको एक ही DCF में दोनों प्रकार के माध्यम वाले बच्चों की जानकारी जो है वो उपलब्ध करानी है। आगे आते हैं 1.29 विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 1.28 में विद्यालय के माध्यम को पूछा हुआ है, जबकि 1.29 में आपको जो
सब्जेक्ट हैं आपके भाषा के रूप में 3 सब्जेक्ट, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसको यहाँ पर हमको बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई स्कूल मिडिल स्कूल है तो वहाँ भाषा के रूप में 3 जो विषय होंगे वो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। क्या विद्यालय जिसके लिए DCF भरा जा रहा है उसमें पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तो ये प्री वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए बात कर रहा है। यदि विद्यालय में प्री वोकेशनल कोर्सेज़ चल रहे हैं तो वहाँ पर हाँ, अन्यथा नहीं करके यहाँ पर जानकारी आपको देनी है। हमारे ज़िले में केवल 20 ऐसे शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं जहाँ पर जो है प्री वोकेशनल कोर्सेज़ संचालित हैं। क्या स्कूल में विद्यार्थी को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, तो यहाँ पर कैरियर गाइडेंस संबंधी प्रश्न पूछ रहा है। यदि परामर्श प्रदान किया जाता है तो हाँ अथवा नहीं के रूप में जानकारी देनी है। 1.32 माध्यमिक अनुभागों संबंधी स्कूल की संबद्धता, यहाँ पर आपको एफिलिएशन बताना है। यदि कोई विद्यालय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर का है तो 32 और 33 नंबर में आपको यह बताना है कि उस विद्यालय का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और उसका मान्यता कोड अथवा कोई अन्य बोर्ड जो कि यहाँ पर उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो आपको उस अलग बोर्ड का जो है नाम नीचे में टाइप करके बताना होगा। फिर 1.34 में पूछ रहा है कि नज़दीकी विद्यालय से दूरी, तो प्राथमिक से स्कूल से, उच्च प्राथमिक स्कूल से और माध्यमिक स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संबंधित विद्यालय की दूरी, जो निकटतम विद्यालय है उसकी दूरी यहाँ पर अपने को बतानी है। दूरी के लिए जितने भी प्राकृतिक अवरोध हैं, नदी है, पहाड़ है या रेलवे ट्रैक है या कोई हाईवे, इस तरह की चीज़ें अगर गुजरी हुई होंगी तो उन्हें छोड़ते हुए जो निकटतम विद्यालय उस विद्यालय के लिए पड़ता है उसकी जानकारी यहाँ पर, उसकी दूरी की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। 1.35 क्या स्कूल तक सभी मौसम में, तो ऑल वेदर रोड की यहाँ पर बात कर रहा है। क्या विद्यालय में सभी मौसमों में सुविधाजन्य रूप से पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध है अथवा नहीं, यह जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करानी है। आगे पूछता है 1.36 यह केवल सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए जो है लागू होता है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, तो कई सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि प्राथमिक शाला के साथ ही जो है आंगनवाड़ी केंद्र भी जो है वो संचालित होता है। तो ऐसे समस्त प्राथमिक शालाएं जिनके परिसर में ही आंगनवाड़ी जो है केंद्र संचालित है वो यहाँ पर हाँ करके जानकारी देंगे। जैसे ही आप हाँ करके जानकारी देंगे तो आपको आंगनवाड़ी केंद्र का कोड क्रमांक, ये आपको आंगनवाड़ी से की जो भी वहाँ पर सहायिका हैं उनसे लेना पड़ेगा। साथ ही वहाँ पर कितने बालक और बालिका अध्ययनरत हैं उनकी जानकारी, और वहाँ पर कार्यरत जो बाल शिक्षा में मतलब वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है बाल शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको 1.37 में बताना है शिक्षण दिवसों की संख्या। ध्यान रहे कि यहाँ पर शिक्षण दिवसों की संख्या 2018-19 को के लिए अपने को बताना है। तो आपको प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर के लिए अलग अलग बताना है कि 2018-19 में कितने दिवस जो है शाला का संचालन हुआ है। 1.38 में बच्चों के लिए 2019-20 में जो है कितने घंटे निर्धारित हैं विद्यालय में ठहरने के लिए, और इसी प्रकार से अध्यापकों के लिए कितने घंटे हैं। तो इसको भी आपको पृथक पृथक स्तर के लिए पृथक पृथक बताना है कि कितने कितने घंटे शिक्षकों और बच्चों के लिए शाला में ठहरने के लिए निर्धारित किया गया है। 40 नंबर में पूछता है क्या CCE लागू है, तो आप लोगों को पता है RTE के तहत CCE लागू करना अनिवार्य है। तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक CCE लागू होगा ही। यदि किसी अन्य विद्यालयों में जहां पर कक्षा 9 से 12 तक संचालित है और वहां यदि CCE लागू है तो उसकी जानकारी आप अलग से अलग अलग स्तर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यदि CCE लागू है तो क्या बच्चों का रिकॉर्ड, तो यह भी अगर CCE है तो रखा ही जाता है। क्या कक्षा में उनके रिकॉर्ड जो है छात्रों के रिकॉर्ड उनके माता पिता को साझा किया जाता है, तो यदि आप साझा करते हैं उनके रिजल्ट्स वगैरह की चीज़ें तो आप उसको यहाँ पर हाँ करके जानकारी दे सकते हैं। 1.41 और 42 ये केवल प्राइवेट असहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भरा जाना है। इसमें पूछा गया है 1.41 में वर्तमान शिक्षा सत्र अर्थात 2019-20 में RTE अधिनियम की धारा 12 के तहत कितने बच्चों का नामांकन किया गया है, यह जानकारी 1.41 का इसको आपको 2019-20 का देना है। ख में जानकारी देना है 2018
2018-19 या उसके पूर्व के वर्षों का, जिसमें पूछता है गत वर्षों में आरटी अधिनियम की धारा 12 के तहत निरंतर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। गत वर्षों में जितने भी बच्चों ने उस विद्यालय में आरटी की धारा 12 के तहत प्रवेश पाया होगा उसकी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को देनी है। 1.42 क, इसमें पूछता है आरटी अधिनियम की धारा 12 के तहत नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। ये जो 25% कोटे के तहत जो भर्ती होता है निजी विद्यालयों में, उसकी जानकारी यहाँ पर हमको उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 8वीं तक जो है बालक बालिका वार आपको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करानी है। 1.42 का जो ख है उसमें पूछता है स्कूल में नामांकित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप जो है ऐसे विद्यार्थियों की जो है संख्या दिखाएंगे जिन्हें या उनके परिवार को रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप आरटीई की अधिनियम की धारा 12E में जो लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे माँ बाप या अभिभावक से संबंधित जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। तो इस प्रकार के बच्चों की जानकारी यहाँ पर हमको कक्षा 1 से 12 तक के लिए बालक बालिका वार उपलब्ध कराना है। प्रश्न संख्या 143 से 151 तक केवल सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भरा जाना है। क्या कोई स्कूल से बाहर यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चे उस विद्यालय में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं क्या? यदि ले रहे हैं तो हाँ अथवा नहीं करके आपको जानकारी देना है। जैसे ही आप हाँ करके जानकारी देते हैं तो आपको यह बताना है कि वर्तमान वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या बालक बालिकावार कितनी है। इसी तरह से गत शैक्षिक वर्ष में वर्तमान शैक्षिक वर्ष जो क है उसमें 19-20 की जानकारी आएगी। ख में गत शैक्षिक शर्त लिखा हुआ है अर्थात 2018-19 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या बालक बालिकावार यहाँ पर बतानी है। गत वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये 2018-19 में जो है आपके यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग जो चली होंगे उसको पूरा करने वाले बालक बालिकाओं की संख्या बतानी है। फिर आता है विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है। तो इसमें या तो स्कूल के अध्यापक पढ़ा रहे होंगे या विशेष रूप से टीचर अपॉइंट किए गए हुए होंगे या दोनों ही माध्यम से होगा या किसी NGO के माध्यम से संचालित हो रहा होगा या अन्य माध्यम से। तो जो भी लागू है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है तो वो उसी स्कूल कैंपस में देते हैं अथवा स्कूल परिसर से भिन्न किसी दूसरे जगह दिया जा रहा है या दोनों प्रकार से दिया जा रहा है या तीसरा कोई विकल्प है। तो जो भी लागू होगा उसको यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है। फिर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका प्रकार किस प्रकार का है, वो आवासीय है, रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल है या दोनों ही प्रकार से है या किसी अन्य प्रकार से संचालित हो रहा है, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। फिर 144 बोलता है वर्तमान वर्ष में उपचारिक प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो ये रेमेडियल टीचिंग को पूछ रहा है जो कि आपको 2019-20 में जो बच्चे दाखिला लिए होंगे रेमेडियल टीचिंग के लिए उनकी संख्या यहाँ पर अपने को भरनी है। फिर 145 में शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है, माह बताएं। तो यह जो है हमको 2019-20 के लिए जो भी हमारा शिक्षा सत्र जिस महीने में चालू हुआ होगा उस महीने की जानकारी भरनी है। जैसे कि यदि कोई संस्था अप्रैल में अपना शिक्षा सत्र चालू किए हुए हैं तो उनको 04 और यदि जून में चालू किए हुए हैं तो 06, इस तरह से जो है आपको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करानी है। क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्यपुस्तकों का पूर्ण सेट प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना है पाठ्यपुस्तक मिले हैं या नहीं। यदि मिला है तो उसका महीना बताना है किस महीने में मिला है। इसी प्रकार से जो ग्रेडेड सप्लीमेंट्री वेरिएबल होते हैं उसकी आपूर्ति गत शैक्षिक वर्ष में अर्थात 18-19 में प्राप्त हुई है अथवा नहीं, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। फिर 148 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री TLM अथवा और खेल सामग्री की उपलब्धता। तो यह आपको अलग अलग स्तर प्राथमिक, मिडिल, हाई, हायर के लिए बताना है कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का सेट प्राप्त हुआ है या नहीं, TLM प्राप्त हुआ है या नहीं और स्पोर्ट्स के जो उपकरण हैं वो उनको प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। गत शैक्षिक सत्र के दौरान स्कूली दौरे का विवरण।
तो इसमें आपको 2018-19 शिक्षा सत्र के लिए आपके विद्यालय में किए गए निरीक्षणों की संख्या बतानी है, एकेडमिक निरीक्षणों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपको जो है कुल शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या क में, फिर सीआरसी द्वारा किए गए दौरों की संख्या ख में, ब्लॉक स्तर के अधिकारी के द्वारा किए गए दौरों की संख्या ग में, और जिला या राज्य स्तर के अधिकारियों की दौरों की संख्या को घ बिंदु में जो है दर्शाना है। 150 यह बोलता है कि क्या विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है या नहीं। तो यदि किया गया है तो हाँ करके आपको जो है यहाँ पर जानकारी देनी है। यदि आप हाँ करते हैं तो नीचे जो है सदस्यों और प्रतिनिधियों का विवरण आपको देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं। जिन भी बिंदु के हिसाब से आपके यहाँ पुरुष अथवा महिला प्रतिनिधि जो हैं वो गठित होंगे, उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करानी है। फिर 6 में पूछता है क्या एसएमसी ने स्कूल विकास योजना अर्थात स्कूल डेवलपमेंट प्लान किया है अथवा नहीं। फिर एसएमसी के द्वारा अलग से बैंक खाता है कि नहीं। तो सारे शासकीय विद्यालयों का एसएमसी का अलग से खाता है, जिसका विवरण आपको यहाँ पर सही उपलब्ध कराना होगा। क्या स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी और एसएमडीसी एक ही है, या ऐसे विद्यालयों के लिए हैं जो कि कंपोजिट स्कूल हैं, जहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पार्ट से जो है मिल करके संचालित होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि एसएमसी एसएमडीसी कॉमन है तो यहाँ पर आपको हाँ करके जानकारी देनी है, और आपको जो है एसएमडीसी का ब्यौरा यहाँ पर नीचे देना है। शासकीय विद्यालय जो कि हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं, उनके में एसएमडीसी जो है सारे विद्यालयों में गठित है, उनको यहाँ पर हाँ करके जानकारी देते हुए जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधियों का विवरण है उसके अनुरूप यदि आपके यहाँ सदस्य होंगे तो उसकी संख्यात्मक जानकारी पुरुष और महिला के रूप में आपको उपलब्ध करानी है। गत शैक्षिक वर्ष के दौरान अर्थात 2018-19 में एसएमडीसी के बैठकों की संख्या ये बिंदु ख में बताना है। ग में यह बताना है कि क्या एसएमडीसी ने स्कूल सुधार की योजना कुछ तैयार की है क्या, ये आपको हाँ या नहीं के रूप में जानकारी देनी है। घ में यह बताना है कि क्या एसएमडीसी के लिए पृथक से खाता है। तो जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उनके लिए एसएमडीसी का पृथक से खाता खोला गया है, और उसके खाता का विवरण आपको नीचे अंकित करना होगा। क्या स्कूल भवन समिति गठित किया गया है। तो स्कूल बिल्डिंग कमेटी की यहाँ पर बात कर रहा है, यदि हाँ तो हाँ अथवा नहीं करके जानकारी दे सकते हैं। फिर च में क्या स्कूल ने अपनी शैक्षिक समिति का गठन किया है। तो एकेडमिक कमेटी जो कि शालाओं में होती है, यदि गठन है तो हाँ करके जानकारी दे सकते हैं। क्या स्कूल अपने अभिभावक अध्यापक संस्था यानी पीटीए पीपल टीचर एसोसिएशन का गठन किया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी आपको देनी है। और यदि गठित हुआ है तो गत सत्र 2018-19 में पीटीए के लिए कितनी बैठकें जो है आयोजित हुई, उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर हमको उपलब्ध करानी है। भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, अब हम भाग 2 में आ गए, जहां पर हमको विद्यालय की भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण की जानकारी उपलब्ध करानी है। तो भाग 2 के अ में 1.2.1 में पूछता है स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण की स्थिति। तो स्कूल में भवन की स्थिति, तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। प्राइवेट, रेंटेड, गवर्नमेंट रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको निजी, शासकीय भवन विहीन और आपको जो है निर्माणाधीन, इस तरह से अलग अलग विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो भी लागू होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर स्कूल भवन का प्रकार यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है स्कूल के भवन ब्लॉकों की कुल संख्या। तो स्कूल में कितने ब्लॉकों में जो है भवन का निर्माण हुआ है, फिर उसमें पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू, जीर्ण शीर्ण भवन और निर्माणाधीन भवन, इस तरह से अलग अलग भवनों के प्रकार को बताना है। यह ऐसी स्थिति में आएगा जबकि एक ही कैंपस में उसी विद्यालय के लिए अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हों, तो आपको ये जानकारी अलग अलग जो है यहाँ पर देनी है। फिर आपको 4 दीवारी अर्थात बाउंड्री वाल का प्रकार बताना है कि पक्का है परंतु टूटा हुआ है, फेंसिंग वाला है, हेजेस वाला है, या बाउंड्री विहीन है अथवा पार्शियल है अर्थात आधा बना और रुक गया, और अंडर कंस्ट्रक्शन यदि निर्माणाधीन होगा तो आप निर्माणाधीन के रूप में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। स्कूलों में उपलब्ध पठन कक्षों का ब्यौरा यहाँ पर देना है, कक्षा 1 से लेकर पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12वीं तक का। तो यहाँ पर हमको बताना है कि
शैक्षणिक गतिविधि के लिए कितने जो है कमरों की संख्या है अपने पास। फिर निर्माणाधीन कितने कमरे हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमारे कितने अध्यापन कक्ष हैं। ध्यान रखिए, ऊपर में हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स की जानकारी दी थी, यहाँ पर हम कमरों की जानकारी दे रहे हैं जो कि शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। फिर आपको लिखना है शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जो कमरे अपने पास उपलब्ध हैं विद्यालय में, उसमें किस किस स्तर के लिए कितनी कितनी संख्या में जो है कमरे उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप ऊपर क में जो डिटेल भरेंगे कमरों की संख्या, उसको जो है नीचे यहाँ पर जो है आपको अलग अलग स्तर के लिए बताना है कि कितने कितने कमरे जो हैं उपलब्ध हैं। ख में बताना है स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों से भिन्न कक्षों की संख्या। ख में यह बताना है कि जो हमारे शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त जैसे प्रयोगशाला होंगे, लाइब्रेरी होगी, प्रिंसिपल रूम होगा या आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होंगे, इस तरह से जो कमरे पढ़ाई के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, उन कमरों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। ग में हमें बताना है कि जो पठन कक्षों की संख्या हमने ऊपर बताई हुई है उसकी स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति में है, मरम्मत की थोड़ी मरम्मत की आवश्यकता है अथवा अधिक मरम्मत की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कमरों का विवरण आप 2.1.4 के क में उपलब्ध कराएंगे, वह आपको जो है यहाँ ग में कक्षाओं की स्थिति वाले जो टेबल है वहाँ से मैच करना चाहिए, अन्यथा जो है आपको पोर्टल में एरर बताएगा कि संख्यात्मक जानकारी भवन की एक शैक्षणिक कक्षों की संख्या और उनकी स्थिति में जो है भिन्नता है। क्या स्कूली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि लैंड अवेलेबिलिटी जो है स्कूल में जो है अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन करने के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं। फिर पूछता है क्या प्रधान अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य के लिए पृथक से कक्ष उपलब्ध हैं कि नहीं, तो हाँ या नहीं में जानकारी। क्या स्कूल में शौचालय है, तो यह जानकारी आपको हाँ नहीं में देना है। और जैसे ही आप हाँ में जानकारी देते हैं, आपको यह बताना है कि आपके विद्यालय में पहले बिंदु में CWSN टॉयलेट को छोड़ करके जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने शौचालय बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक उपलब्ध हैं, वो जानकारी। और इसमें आपको संख्या बतानी है कुल वाले कॉलम में। और दूसरा जो कॉलम है कार्यात्मक, उसमें आपको यह बताना है कि कुल उपलब्ध शौचालय की संख्या में से कितने शौचालय जो हैं वो क्रियाशील अवस्था में हैं। दूसरा नंबर पूछता है CWSN अनुकूल शौचालयों सीटों की संख्या। ये जो है फ्रेंडली टॉयलेट के नाम से विद्यालयों में जो है CWSN अर्थात दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स टाइप वाले विद्यार्थियों के लिए जो है शौचालयों का निर्माण कराया गया है। तो यदि आपके विद्यालय में इस तरह के शौचालय बने हुए हैं तो उसकी संख्यात्मक जानकारी और उसकी क्रियाशीलता की जानकारी आपको देनी है। उसके नीचे 1 और 2 जो है जुड़ करके यहाँ पर टोटल आ जाएगा। फिर मूत्रालय का ब्यौरा, यहाँ पर उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या बालक और बालिका वार आपको यहाँ पर बतानी है। फिर ख में पूछा हुआ है कि उपलब्ध शौचालय मूत्रालय के बाहर जो है सफाई के लिए पानी की व्यवस्था है अथवा नहीं, तो बालक बालिकाओं के लिए आपको यहाँ पर पृथक पृथक बतानी है। क्रियाशील शौचालय की परिभाषा भी दिया हुआ है कि शौचालय में पानी उपलब्ध हो, कम से कम दुर्गंध हो, सीट जो है वो टूटा हुआ ना हो, नियमित रूप से सफाई होती हो, शुष्क हो, ड्राई हो, चालू जल निकासी प्रणाली के साथ प्रयोग में लाया जा रहा हो, प्रयोगकर्ताओं के लिए जो है वो सुगम हो और दरवाजे प्रॉपर रूप से जो है बंद होने वाले हों, तो ही उसको जो है एक क्रियाशील शौचालय के रूप में अपन मानेंगे। क्या निकटतम शौचालय मूत्रालय में साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि टॉयलेट के बाहर साबुन से हाथ धोने की सुविधा है अथवा नहीं। क्या बालिका शौचालयों में इंसिनेटर उपलब्ध है अथवा नहीं, तो ये आप लोग बता सकते हैं हाँ नहीं या क्रियाशील नहीं के रूप में। फिर क्या स्कूल परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, तो पानी की यहाँ पर सुविधा बतानी है कि किस रूप में पानी उपलब्ध है। यदि है तो क्या वो हैंडपम्प के रूप में है, कुएँ के रूप में है, नल के रूप में है अथवा बोतल में जो है बच्चे घर से पानी लेकर के आते हैं उस रूप में है। तो यहाँ पर आपको उपलब्धता और उसकी क्रियाशीलता दोनों ही प्रकार में जो है यहाँ पर आपको बताना है। ख में पूछ रहा है क्या स्कूल में जल शोधक RO
अर्थात आरओ की उपलब्धता है अथवा नहीं। क्या जल की गुणवत्ता जांच करने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, ये आपको बताना है कि जल की गुणवत्ता का जांच होता है अथवा नहीं। फिर आपको बताना है क्या स्कूल में वर्षा जल संरक्षण रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रावधान है अथवा नहीं। क्या भोजन से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो कितने यूनिट जो हैं हाथ धोने की व्यवस्था स्कूल परिसर में की गई है, उसकी जानकारी देनी है। क्या स्कूल में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है, तो यहाँ पर आप हाँ नहीं अथवा क्रियाशील नहीं के रूप में आप जो है जानकारी दे सकते हैं। क्या स्कूल में सौर पैनल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सोलार पैनल की जानकारी देनी है। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है, तो इसमें पुस्तकालय, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर के रूप में उपलब्धता, और यदि उपलब्ध है तो उसमें उपलब्ध पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आपको जो है बतानी है। साथ ही साथ इस बार नया एक बिंदु जोड़ा हुआ है कि उसमें संबंधित जो हमारे NCERT, NBT अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रकाशन की कुल कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं। फिर क्या बोलता है, क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है यानी लाइब्रेरियन पूर्णकालिक हैं अथवा नहीं। फिर आपको बताना है क्या स्कूल में समाचार पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जाती हैं अथवा नहीं। क्या खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है, तो जिन विद्यालयों के पास अपना खुद का खेल का मैदान है वह यहाँ पर हाँ करके जानकारी देंगे, और जिनके पास नहीं है वे नहीं करके। और यदि नहीं है तो ऐसे स्कूलों के आसपास जो आपका खास तौर पे जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शारीरिक क्रियाकलापों को जो है करने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई अन्य स्थल उपलब्ध कराया गया है क्या, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। फिर आगे है, क्या गत शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की गई, तो यहाँ पर आपको सत्र 2018 में विद्यार्थियों का जो चिकित्सा जांच हुआ होगा उसकी जानकारी देनी है। यदि दिया गया है तो कितने बार जो है चिकित्सा जांच की गई, फिर उसमें डिवॉर्मिंग की गोलियां जो है वो दिया गया कि नहीं, फिर WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी गई अथवा नहीं, इसकी जानकारी आपको देनी है। क्या स्कूल भवन के बाहर निकलने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप मौजूद है, तो इसमें आपको जो है रैंप की उपलब्धता बतानी है जो कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बनाया गया हुआ होगा। यदि है तो उसमें हैंड ग्रिल जो पकड़कर चलने की सुविधा होती है वह उपलब्ध है कि नहीं, ये बताना है। आगे, क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं समर्पित क्लस्टर स्तर पर अथवा नहीं, तो यह जानकारी जो है आपको CWSN के उस पर जो बताना है कि क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं अथवा नहीं। फिर क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है, तो किचन गार्डन जिन विद्यालयों में बना होगा वो वहाँ करके जानकारी दे सकते हैं। फिर आते हैं, क्या स्कूल में अपशिष्ट इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान की उपलब्धता है अथवा नहीं, ये नया प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक कमरों में इस तरह की सुविधा, डस्टबिन की सुविधा है अथवा नहीं, फिर शौचालय के पास ये सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, और रसोई घर में यह सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। तो तीनों के लिए जो है पृथक पृथक आपको डस्टबिन की उपलब्धता बतानी है। साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी हैं जिनके लिए प्रॉपर बैठने के लिए फर्नीचर की उपलब्धता है हमारे पास। फिर भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बिंदु पर विवरण दिया हुआ है जिसकी जानकारी आपको केवल हाँ अथवा नहीं के रूप में देनी है। इसमें वाइस प्रिंसिपल के लिए कमरों की संख्या, बालिकाओं के लिए पृथक से सामान्य कक्ष, शिक्षकों के लिए टीचिंग स्टाफ रूम, फिर जो है आर्ट एंड क्राफ्ट रूम पूछा हुआ है, फिर जो है स्टाफ क्वार्टर पूछा हुआ है, फिर अलग से जो है एकीकृत प्रयोगशाला, मतलब केवल माध्यमिक अनुभागों के लिए एकीकृत प्रयोगशाला, ये हाई स्कूल के लिए आएगा जिसमें एक ही प्रैक्टिकल कक्ष होता है जिसमें सारे प्रकार के विषयों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, उसकी जानकारी। फिर पुस्तकालय कक्ष, लाइब्रेरी की, कंप्यूटर कक्ष जिसमें कि आपको ICT या कैल लैब बना है उसकी जानकारी नहीं देनी है। ICT और कैल लैब को छोड़ करके यदि कोई पृथक कंप्यूटर कक्ष विद्यालय परिसर में उपलब्ध है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। अंत में है टिंकरिंग प्रयोगशाला। अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है भारत सरकार ने कुछ स्कूलों में जो है टिंकरिंग लैब या टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो जिनके यहाँ किया गया है वे यहाँ पर हाँ करके जानकारी देंगे। फिर जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए ये अनुभाग है, इसमें आपको विभिन्न विषयों के लिए जो है
अलग से प्रयोगशालाओं की उपलब्धता बतानी है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, भाषा, भूगोल, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान शामिल हैं। फिर विद्यालय में निम्नलिखित उपकरण मौजूद हैं अथवा नहीं, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑडियो विजुअल डिवाइस, विज्ञान किट, गणित किट, बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध हैं अथवा नहीं। फिर आते हैं कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण, तो क्या स्कूल में कैल लैब उपलब्ध है या मिडिल स्कूलों में स्थापना किया गया है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, तो आपको ये बताना है कि कितने स्कूलों में कैल लैब है, यानी जिनके यहाँ है वो हाँ या नहीं है तो नहीं करके। साथ ही साथ आईसीटी लैब की उपलब्धता है, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले के 52 हायर सेकेंडरी विद्यालयों में गत वर्ष जो है लगाया गया है। तो यदि आपके यहाँ विद्यालय में उपलब्ध है तो हाँ, नहीं है तो नहीं करके जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, फिर यदि लगा हुआ है तो आपको लागू करने का वर्ष, फिर उसकी क्रियाशीलता बताना है और किस मॉडल में जो है वो चल रहा है। तो हमारे यहाँ बूट मॉडल में जो है ये संचालित हैं। स्कूल में आईसीटी प्रशिक्षण का प्रकार, तो हमारे यहाँ आईसीटी के तहत जो संचालित 52 विद्यालय हैं उनमें अधिकांश जगहों पर जो है प्रशिक्षक की नियुक्ति अंशकालिक तौर पे जो है की गई है। तो जिनके यहाँ नियुक्ति हुई है वो अंशकालिक के रूप में यहाँ पर बताएंगे। फिर नीचे में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण उपकरण के साथ पीसी, तो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें सुविधाएं दी हुई हैं। यदि विद्यालय में है तो हाँ अथवा नहीं के रूप में आप जानकारी दे सकते हैं। अंतिम में पूछता है कि आप पढ़ने के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, और यदि हाँ तो प्रति सप्ताह बिताए गए घंटों की संख्या आपको औसत निकाल करके बतानी है। फिर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ की जानकारी, यहाँ पर आपको जो है शुरू में 3.1 में गैर शैक्षणिक जो हमारे यहाँ सेटअप हैं उन कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर देनी है। जैसे कि लेखाकार कितनी संख्या में है, पुस्तकालय सहायक कितनी संख्या में है, प्रयोगशाला सहायक कितनी संख्या में है, यूडीसी हैं, एलडीसी, चपरासी और चौकीदार, ये सारे जो पद नाम दिए हुए हैं ये कितनी संख्या में उस विद्यालय में कार्यरत हैं उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर आएगी। 3.2 में हमको बताना है मौजूद शिक्षकों की संख्या। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग जो है बिंदु दिए हुए हैं। पहला है नियमित शिक्षकों की संख्या और दूसरा है संविदा अथवा कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों की संख्या। तीसरा बिंदु है मिडिल स्कूलों में जो कि आरटीई के मानकों के अनुसार कला, स्वास्थ्य अथवा शारीरिक शिक्षा हेतु अंशकालिक अनुदेशक की नियुक्ति की गई है, उसकी संख्यात्मक जानकारी यदि आपके विद्यालय में हुआ है तो उसकी जानकारी पृथक से देनी है। फिर आपको बताना है कुल शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के पास अपना आधार संख्या उपलब्ध है, ये जानकारी आपको जो है उपलब्ध करानी है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 3.2 में जो संख्या आप देंगे उसी के अनुसार आपका जो 3.3 है ये वाला विवरण, इसमें जो है कॉलम आपके जनरेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3.2 में 3.2 के जो शुरू के 3 प्रश्न पूछे हुए हैं, नियमित शिक्षक, कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक और आरटी के तहत शिक्षक, इसका जो टोटल आएगा उतने संख्या में ही आप आगे चल करके विवरण भरने के लिए विकल्प आपको उपलब्ध होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी विद्यालय में आपने 10 संख्या ऊपर बताई हुई है तो केवल यहाँ शिक्षक विवरण प्रविष्ट करने के लिए 10 संख्या में ही विकल्प आपको उपलब्ध होंगे। ऐसे शिक्षक जो कि आपके विद्यालय से जा चुके हैं उन्हें वहाँ से विलोपित कीजिए पहले, और जो नए टीचर आए हैं उसकी एंट्री अपने को वहाँ पर करनी है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं शिक्षकों के विवरण में, जैसे शिक्षक का कोड, एम्प्लॉय कोड यहाँ पर डालना है, नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, लिंग, फिर उनकी जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी जिसमें कि SC ST OBC जनरल आदि आते हैं, फिर अध्यापक का प्रकार, इसमें आपको जो है प्राइमरी स्कूल के लिए प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक, मिडिल स्कूल के लिए प्रधान पाठक और शिक्षक, हाई स्कूल के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और आपके जो हैं लेक्चरर, इस तरह से 3 जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए लागू होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग यहाँ पर 6 नंबर में देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग जो है शिक्षकों का प्रकार यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया है। तो इसी प्रकार के अंतर्गत ही आपको जो है डालना है। फिर नियुक्ति का प्रकार, तो ये जो है नियमित है, नियोजित है, इस तरह से आप जो है यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। फिर सेवाभार ग्रहण करने की तारीख,
यानी विभाग में पहली बार जब उन्होंने सेवा ग्रहण किया, कार्यभार ग्रहण किया, उसकी तिथि देना है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बताना है, फिर उच्चतम व्यावसायिक योग्यता बताना है, किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो इसमें आप जानकारी ऊपर में दिया हुआ है विकल्प, उसे देखते हुए जो भी उनके लिए लागू होता है वो आपको भरना है। फिर विषय जिसके लिए नियुक्ति की गई है, अर्थात नियुक्ति का विषय। फिर विद्यालय में किन किन विषयों को पढ़ाते हैं, उसमें से 2 प्रमुख विषय को यहाँ पर आपको उल्लेखित करना है। फिर जो है बीआरसी, सीआरसी, डाइट और अन्य माध्यम से संबंधित शिक्षक ने जो है कितने दिवसों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन प्रशिक्षण दिवसों की संख्या जो कि 2018-19 के लिए उन्होंने प्राप्त किया है, उसकी जानकारी यहाँ पर हमको भरनी है। फिर गैर शैक्षणिक कार्यों पर बिताए गए कार्य दिन की संख्या, मतलब शिक्षा से पृथक किसी अन्य कार्य जैसे चुनाव हो गए या आपके जो है जनगणना हो गया या अन्य कोई भी ऐसी गतिविधियां जो कि शैक्षणिक गतिविधियों से भिन्न हैं, उसमें शिक्षक ने कितने दिवस बिताए उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। गणित, फिर आपको 3 विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए आपको बताना है कि उस विषय की पढ़ाई उन्होंने किस स्तर तक की। फिर आपको बताना है वर्तमान स्कूल में पदस्थापना का वर्ष, मतलब नियुक्ति से भिन्न जहाँ पर अभी वो पोस्टेड हैं, जिस स्कूल के लिए DCF भरा जा रहा है, उस स्कूल में जो है उनकी पदस्थापना कब हुई। फिर विकलांगता का प्रकार, यदि दिव्यांग हैं तो। फिर उसके लिए फिर जो है CWSN के अध्यापन के लिए, अर्थात CWSN विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है या नहीं, उसकी जानकारी यहाँ पर आएगी। फिर कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं, उसकी जानकारी देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। फिर आ जाइए आप नए दाखिले, नामांकन एवं पुनरावर्तन रिपीटर्स के फॉर्म पे जो है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन किया हुआ है पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन, ये जो हैं प्राइवेट स्कूलों के द्वारा भरा जाना है, जिसमें वे बताएंगे कि उनके यहाँ LKG और UKG में बालक बालिका कितने कितने जो हैं दर्ज हैं। फिर उसका दूसरा भाग में उनको ये बताना है कि कक्षा 1 में, यानी पहली कक्षा में जो दर्ज संख्या उनके विद्यालय में है, उसमें 5 साल से कम, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 7 साल से अधिक वो आयु वर्ष वाले जो हैं विद्यार्थी कक्षा 1 की बात कर रहे हैं, कितनी संख्या में दर्ज हैं, उसकी जानकारी बालक बालिका के रूप में यहाँ पर देनी है। दूसरे भाग में कक्षा प्रथम में दाखिल कुल बच्चे, तो ये इधर के 5 कॉलम का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। फिर कक्षा प्रथम में कुल बच्चों की संख्या में से पूर्व विद्यालय अनुभव रखने वाले बच्चों की संख्या, तो जिन बच्चों का विवरण कक्षा 1 के लिए भरा गया है, क्या वे बच्चे उसी स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं पढ़ते थे अथवा किसी दूसरे स्कूल से पूर्व प्राथमिक कक्षा पढ़ के आए, उसकी संख्या, और आंगनबाड़ी या ECC केंद्र से यदि पढ़ के आए होंगे तो उन विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर अलग से अपने को बतानी है। फिर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन, अर्थात 2019-20 में आपके विद्यालय में जो नामांकन रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, जिसमें अलग अलग क ख ग करके जो है टेबल बने हुए हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। टेबल क में सारे विद्यार्थियों की दर्ज संख्या बतानी है जो कि आपके विद्यालय में दर्ज हैं। यहाँ पर उसका आधार होगा सामाजिक वर्ग, तो आपको जनरल, SC, ST, OBC और बालक बालिकावार और कक्षावार यह बताना है कि कितने कितने संख्या में बालक बालिका आपके विद्यालय में दर्ज हैं। फिर जो ख है उसमें जानकारी देना है कि खंड क में जितने विद्यार्थी आपने बताया, मान के चलिए आपके विद्यालय की दर्ज संख्या है 100, तो क टेबल में आपके 100 विद्यार्थी जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, अर्थात पूरे विद्यार्थी शामिल हो जाएंगे। ख में जानकारी केवल उन्हीं बच्चों की देनी है जो कि क में बताए हुए बच्चे तो हैं लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अर्थात क टेबल में जो बच्चे हमारे मिले उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन या अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, तो ये ख में देना है। ग में हमें बताना है कि क टेबल में जो बच्चे दिखाए गए हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपना आधार है और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि BPL श्रेणी से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से क में बताए हुए कुल
विद्यार्थियों की संख्या में से बताना है कि ट्रांसजेंडर अर्थात तृतीय लिंग के रूप में जो बच्चे यदि उन विद्यालयों में होंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको कक्षावार उपलब्ध करानी है। फिर वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु पूर्ण वर्ष के रूप में अपने को लेना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि आपको दर संख्या के लिए यहाँ पर बहुत सारे टेबल के विकल्प उपलब्ध होंगे। आपको जितने भी टेबल आप भरेंगे अपने विद्यालय के लिए उन सभी टेबल में कक्षावार और बालक बालिकावार का जो योग है वो आपको सभी टेबल में समान होना चाहिए, अन्यथा जो एंट्री के समय आपको जो है वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एरर बता देगा। इस टेबल में 4.3 में आपको विद्यार्थियों को आयु वर्ग के हिसाब से जो है यहाँ पर बांट करके बताना है। फिर आगे आते हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन। यहाँ पर आपको बताना है 4.4 में विद्यालय के माध्यम के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि यदि किसी विद्यालय में 2 माध्यम संचालित है तो यहाँ पर आप बताएंगे कि पहला माध्यम फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हिंदी है तो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बालक बालिकावार कक्षावार कितनी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल यदि दूसरा माध्यम अंग्रेजी है तो दूसरे माध्यम के रूप में यहाँ पर अंग्रेजी दिखाते हुए जो कि विकल्प आपको पहले से ही दिखेगा, जो आपने सेक्शन 1 में भरा हुआ था विद्यालय का माध्यम, उसके हिसाब से यहाँ पर रो ऑलरेडी जो है जनरेटेड होगा अलग अलग भाषाओं के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए। तो आपको यहाँ पर जो है जानकारी दर संख्या की देनी है। फिर आते हैं आगे वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावृत्ति रिपीटर्स की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो वर्तमान सत्र में बालक बालिकावार और सामाजिक वर्ग के आधार पे कितने बच्चे जो हैं रिपीट हो रहे हैं। रिपीटर का तात्पर्य है कि किसी भी कारणवश बच्चा उसी कक्षा को जो है पुनः पढ़ाई लिखाई करे। इसमें एग्ज़ाम का ना दिलाना, श्रेणी सुधार या फेल हो जाना, किसी भी तरह की जो है स्थिति वो शामिल होगी। यहाँ पर भी पूर्व के ही तरह से जो है क में बताए हुए टोटल जो हमारे बच्चे होंगे उनमें से आपको नीचे ख में जो है धर्म के आधार पर जो है यहाँ पर बच्चों की संख्या बतानी है। फिर आगे आ जाइए CWSN बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जानकारी आपको छात्र छात्रावार और कक्षावार बताना है। गत वर्षों में कुछ कम थे यहाँ पर जो है दिव्यांगता की श्रेणी, इस वर्ष कुछ बढ़ाई गई है। आप लोगों को ये भी बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए समग्र शिक्षा के तहत जो है MRS की जो है नियुक्ति की गई है। वे शासकीय विद्यालयों में जा कर के बच्चों के आकलन का काम करते हैं, तो आप उनकी भी मदद जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं संकायत, ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 11वीं 12वीं अपने यहाँ संचालित करते हैं, उनको ये जानकारी भरनी है कि कौन कौन से संकाय उनके यहाँ विद्यालय में संचालित किए जा रहे हैं और जो संचालित कक्षाएं हैं उनमें 2019-20 में कितना नामांकन किया गया, और बगल में जो पुनरावर्तक लिखा हुआ है अर्थात रिपीटर्स की जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करानी है। फिर ऊपर में दिखाया गया टोटल के हिसाब से अल्पसंख्यक समूह के कितने बच्चे जो हैं उनमें पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जानकारी पृथक से उपलब्ध करानी है। फिर 5वें भाग में आ जाइए, बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं। तो ये केवल सरकारी और एडेड स्कूलों के द्वारा भरा जाना है। 5.1 में प्राथमिक स्कूल के लिए बताना है कि बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, परिवहन सुविधा, अनुरक्षक और साइकिल यदि मिलता हो तो कितनी कितनी संख्या में यहाँ पर बांटा गया है। उसी तरह से 5.2 में मिडिल स्कूल के लिए आप बताएंगे। फिर आते हैं CWSN को दी गई सुविधाएं। तो गत सत्र में अर्थात 2018-19 में जो दिव्यांग बच्चे रहे होंगे उनको किस किस तरह की सुविधाएं कितनी कितनी संख्या में बालक बालिकावार दिया गया उसकी जानकारी यहाँ पर आपको बतानी है। प्राथमिक स्तर के वार्षिक परीक्षा परिणाम, यहाँ पर कक्षा 5वीं के में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, फिर उनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और 60% से अधिक अंक पाकर के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बालक बालिकावार और सामाजिक वर्ग के आधार पर आपको बतानी है। उसी तरह से कक्षा 8वीं के लिए भी आपको परीक्षा परिणाम की जानकारी देनी है।
फिर बोर्ड परीक्षा को भी इस बार 2 भाग में बांट दिया है। पहला है नियमित विद्यार्थी के लिए, दूसरा है गैर नियमित विद्यार्थी के लिए। तो आपको दोनों के लिए पृथक पृथक बताना है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए सामाजिक वर्ग के आधार पे और बालक बालिका के आधार पे, और उनमें से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उसकी संख्या। तो नियमित विद्यार्थियों का अलग दिखाना है क में, और ख वाले सेक्शन में हमको गैर नियमित विद्यार्थी अर्थात प्राइवेट या ओपन से जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर बतानी है। 7.2 में जो है आपको परीक्षा परिणाम को प्रतिशत के आधार पर बताना है कि 40% से कम, 40 से 60, 60 से 80 और 80% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी अर्थात बालक बालिकाओं की संख्या सामाजिक वर्ग के आधार पर कितनी थी। इसकी जानकारी भी आपको जो है 18-19 की ही देनी है। फिर आगे जो है कक्षा 12वीं के लिए यहाँ पर संकाय का एक अतिरिक्त विकल्प जुड़ गया है। बाकी सारी जानकारियाँ जो हैं पूर्व के हिसाब से ही शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए उपलब्ध करानी है। प्राप्ति और व्यय, यहाँ पर आपको जो है शालाओं को जो अनुदान समग्र शिक्षा के तहत प्रदान किया जा रहा है उसकी जानकारी 8.1 में उपलब्ध करानी है, जिसमें कि संयुक्त स्कूल अनुदान, ठीक है ना, दूसरा है पुस्तकालय अनुदान, खेल एवं शिक्षा के लिए अनुदान, मीडिया एवं कम्युनिटी से जुड़े हुए अनुदान, एसएमसी एसएमडीसी के प्रशिक्षण के लिए अनुदान, फिर जो है प्री स्कूल स्तर के लिए जो सहायता अनुदान मिलता है वो, और मेजर रिपेयरिंग के लिए जो अनुदान के रूप में राशि प्राप्त हुई है उसका प्राप्ति और व्यय 2 अलग अलग कालमों में आपको जानकारी देनी है। इसमें भी जो है आपको गत सत्र की जानकारी देनी है, अर्थात 2018-19 में विद्यालय को प्राप्त एवं व्यय किए गए अनुदान का विवरण देना है। 8.2 जो है स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता बताना है। तो समग्र शिक्षा के अलावा गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, समुदाय अथवा अन्य माध्यमों से यदि विद्यालय को राशि प्राप्त हुई है तो हाँ नहीं के रूप में, और यदि प्राप्त हुई है तो उसका नाम और कितनी राशि प्राप्त हुई उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका का रख रखाव करता है? तो आईसीटी मद, खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताबों, इन सभी के लिए क्या उस विद्यालय में पृथक से पंजीका संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करानी है। सेक्शन 9 जो है वोकेशनल एजुकेशन के लिए है। इसमें ज़िले के केवल 20 विद्यालय हैं शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय जो कि वोकेशनल शिक्षा जो है उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर हम आपको नहीं दे रहे हैं। जो विद्यालयों में ये संचालित है उनके लिए हम पृथक से एक बैठक आयोजित करके इसी तरह से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा करके जानकारी दे देंगे। अब आते हैं पीजीआई। यह नया भाग जोड़ा हुआ है, भाग 10। पीजीआई में आपको जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के रूप में जो है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं उनके द्वारा ये जानकारी जो है वो भरी जानी है। तो इसमें जो है अलग अलग क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें शिक्षकों के पास स्वयं का आधार है अथवा नहीं, या कोई अन्य प्रकार की विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में आरोपित है कि नहीं। उसी तरह से क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से लिए जाने का कोई प्रावधान है कि नहीं। फिर शिक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति लेने का प्रावधान है अथवा नहीं। फिर क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। क्या स्कूल के मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा की योजनाएं जो है सुधार संबंधी योजनाएं बनाई गई हैं कि नहीं, इम्प्रूवमेंट प्लान जो अपन बनाते हैं। फिर क्या स्कूल PFMS के तहत पंजीकृत है अथवा नहीं। तो इस तरह की सामान्य जानकारियाँ पूछी हुई हैं जिनका आपको हाँ अथवा नहीं के रूप में जो है जानकारी देना है। फिर शाला में क्या यूथ क्लब का गठन, इको क्लब का गठन किया गया है अथवा नहीं, और शाला के समस्त शिक्षकों को उनका परिचय कार्ड दिया गया है अथवा नहीं। तो इस तरह की सामान्य जानकारियाँ हैं जो कि आप हाँ या नहीं के रूप में जानकारी देंगे। एक नया और भाग जोड़ा हुआ है जिसमें कि स्कूल की सुरक्षा से संबंधित जो है पैरामीटर की जानकारी पूछी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड किए गए हैं और इन प्रश्नों को पढ़ करके आप जो है उनकी उपलब्धता के आधार पर जो है हाँ अथवा नहीं के रूप में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। फिर जो है हम लोग आगे आते हैं। आखिर में दिया हुआ है विद्यालय के प्रभारी के द्वारा घोषणा पत्र।
तो यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्म निकलेगा जिसको आपको घोषणा पत्र के तहत नाम, हस्ताक्षर, पद, मुद्रा वगैरह लगा करके स्थान और तारीख डाल करके जो है इसको पुनः जो है अपलोड करना होगा। आपको एक जानकारी दे दें कि DCF में आप सबसे पहले हार्ड कॉपी में सारी जानकारियां जो हैं संशोधित कर लें, अद्यतन कर लें, उसके बाद ही जो है ऑनलाइन एंट्री का काम जो है वो चालू करना है। आपको सत्यापित करने में हड़बड़ी नहीं दिखानी है। आप अच्छे से पहले कागज़ में डाटा तैयार कर लीजिए, उसकी एंट्री कर लीजिए, फिर उसको जो है सत्यापित करा लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब पूर्ण रूप से हमारे विद्यालय का डेटा जो है वो सही है, उसके बाद ही आप जो है फाइनल जो वेरिफिकेशन का काम होना है पोर्टल के माध्यम से उसको आप करेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में आप अपने संकुल शैक्षिक समन्वयक से जो है संपर्क स्थापित करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऐसे आंकड़ों का संशोधन जो कि विद्यालय स्तर पे नहीं किया जा सक रहा है, उसकी जानकारी आप BRCC कार्यालय में दे सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। वहाँ से हमारे पास आएगा तो हम उसको जो भी संशोधन कराना होगा उसके लिए हम कराएंगे। तो इस प्रकार से DCF का ये छोटा सा प्रस्तुतिकरण था और आप लोग इसको गंभीरता से पढ़ें। शब्द अपना जो अर्थ है वो खुद ही स्पष्ट कर देते हैं। आपको शैक्षिक सत्रों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर 19-20 का और कहाँ पर जो है 18-19 का जो है वो डेटा फिलअप किया जाना है। तो इस प्रकार से ये DCF का जो छोटा सा प्रशिक्षण था ये जो है समाप्त हुआ। गत वर्षों में हम इसके लिए जो है बैठक और प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और इस वर्ष जो है कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते जो है किसी भी प्रकार का बैठक या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। संकुल स्तर पे अथवा विकासखंड स्तर पे आप लोग चाहें तो इसी तरह से जो है डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए या जितने भी मीटिंग्स ऐप बने हुए हैं उनका उपयोग करते हुए आप वर्चुअल जो है मीटिंग ले सकते हैं और जो भी दिशा निर्देश आप लोगों को नीचे स्तर पे देने हैं वो आप दे सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व वर्षों में DCF भी हम लोग प्रिंट करा करके उपलब्ध कराते थे, परंतु इस वर्ष जो है आपको पोर्टल में ही आपके विद्यालय का DCF उपलब्ध है। यदि किसी विद्यालय को असुविधा है तो BRC कार्यालय तक आपके विद्यालय की DCF की PDF कॉपी हमने पहुंचाई हुई है। आप चाहें तो वहां से भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।